अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री की लास्ट क्लास में हमने एंजाइम्स को स्टडी करना शुरू किया था और इसमें हमने एंजाइम्स का जो है केमिकल स्ट्रक्चर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन वगैरह डिस्कस की थी। आज हमने एंजाइम्स की जो है स्पेसिफिसिटी डिस्कस करनी है और एंजाइम्स के जो फंक्शनिंग है, उसको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। एंजाइम स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। उनकी स्पेसिफिसिटी होती है कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं कि सिर्फ एक किस्म के सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करते हैं या मतलब किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप पर एक्ट करते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एक्ट करते हैं, तो ये इनकी स्पेसिफिसिटी आ जाती है। सबसे पहले जो है वो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है। एन एंजाइम विल कैटालाइज अ पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर ओनली वन सबस्ट्रेट। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक सबस्ट्रेट का रिएक्शन जो है उसको कैटालाइज करता है, एक टाइप के सबस्ट्रेट को। एक एंजाइम एक ही टाइप के सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करके उसके रिएक्शन को कैटालाइज करता है। मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव ऑफ ऑल स्पेसिफिकेशंस, और मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव है, यानी कि इस मामले में एंजाइम जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो सिर्फ एक ही टाइप के एक एंजाइम जो है वो एक ही टाइप के सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो कैटालिस एंजाइम है, इट हैज़ एन एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कि कैटालिस एंजाइम जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर ही एक्ट करता है, किसी और सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट नहीं करता। यूरिएज कैटालाइज ओनली द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, और जो यूरिएज एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ यूरिया के ऊपर एक्ट करता है। ये है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी या सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, के एंजाइम जो है एक टाइप का एंजाइम सिर्फ एक ही टाइप के सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाती है ग्रुप स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब ये है कि एंजाइम विल एक्ट ओनली ऑन सिमिलर सबस्ट्रेट दैट हैव अ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, यानी कि सिर्फ उन सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा जिनके अंदर एक स्पेसिफिक जो है वो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। जैसे कि कोई एंजाइम है वो किसी सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर एक्ट करता है, कोई एंजाइम है जो सिर्फ अमाइनो ग्रुप के ऊपर एक्ट करता है, यानी कि उन सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा जिनके अंदर एक स्पेसिफिक किस्म का जो फंक्शनल ग्रुप है वो मौजूद हो। जैसे कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, वो क्लीव्स करता है अमाइनो एसिड्स वन एट अ टाइम फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड ऑफ द पेप्टाइड चेन, यानी कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप वाले जो है अमाइनो एसिड्स को क्लीव करता है। और जो हेक्सोकाइनेज है वो सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप एड्स अ फॉस्फेट ग्रुप टू द हेक्सोजेज, इनके हेक्सोकाइनेज है वो सिर्फ हेक्सोजेज पे ऐड करता है और उनमें जो वो जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको ऐड करवाता है, यानी कि ग्रुप स्पेसिफिसिटी है। नेक्स्ट आ जाता है लिंकेज स्पेसिफिसिटी, यानी कि जो एंजाइम्स हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक टाइप के जो लिंकेजेस या बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर एक्ट करते हैं। द एंजाइम विल एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि बाकी पूरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को छोड़ के एक स्पेसिफिक टाइप के बॉन्ड के ऊपर एक्ट करेंगे, कि सिर्फ उन सबस्ट्रेट पर एक्ट करेंगे जिनके अंदर वो बॉन्ड मौजूद हो जिसके लिए उस एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है। जो एंजाइम जिस टाइप के बॉन्ड के ऊपर एक्ट कर सकता है वो वही सबस्ट्रेट लेगा और उन्हीं को कैटालाइज करवाएगा। Phosphatase hydrolyze phosphate ester bond in all types of phosphate esters, यानी कि जो फॉस्फेटेज एंजाइम है वो हर तरह के फॉस्फेट एस्टर्स में सिर्फ जो फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड है इनके उसको कैटालाइज करता है, उसको हाइड्रोलाइज करता है। नेक्स्ट आ जाता है कीमोट्रिप्सिन कैटालाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। कीमोट्रिप्सिन जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स को जो है स्पेसिफिक है, पेप्टाइड बॉन्ड की स्पेसिफिक जो है वो हाइड्रोलिसिस करवाता है, और जो फॉस्फेटेज एंजाइम है वो हाइड्रोलाइज करता है फॉस्फेट और एस्टर का जो लिंकेज होता है उसको। नेक्स्ट आ जाती है स्टीरियोकेमिकल स्पेसिफिसिटी। द एंजाइम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स, यानी कि जो सबस्ट्रेट एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे ये सिर्फ उनको कैटालाइज करेंगे। जैसे एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज कैटालाइजेस रिएक्शंस ऑफ एल अमाइनो एसिड्स बट नॉट ऑफ डी अमाइनो एसिड। एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है तो ये सिर्फ जो है एल अमाइनो एसिड, इनके जो लीवो अमाइनो एसिड्स हैं उनके रिएक्शंस को कैटालाइज करवाएगा। डी अमाइनो एसिड्स डेक्स्ट्रो जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके ऊपर एक्ट नहीं करेगा, यानी कि सिर्फ एक टाइप के स्टीरियो आइसोमर के ऊपर एक्ट करते हैं। स्टीरियो आइसोमर स्पेसिफिसिटी होती है ये। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि एंजाइम्स का जो फंक्शन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। 4 फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। एक तो आ जाता है टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है क्या वो एंजाइम उस टेम्परेचर पर वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाता है पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन। ये 4 चीज़ें जो हैं ये एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर।
विद इंक्रीज्ड टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। क्या होता है, जैसे ही किसी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तेज़ होती है, एक दूसरे के साथ जो है वो ज़्यादा उनकी जो है कोलिजन ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा टकराते हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो तेज़ हो जाता है, रिएक्शन रेट फास्ट हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंजाइम का जो एक्शन है या रिएक्शन है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक बढ़ते बढ़ते एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आएगा जिस पर जो एंजाइम है वो मैक्सिमम वर्क करते हैं। तो इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एंजाइम्स की एक्टिविटी फुल है, मैक्सिमम की एक्टिविटी है, इस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर जाता है, इससे भी ज़्यादा होता है, तो फिर जो है रिएक्शन रेट कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जो बहुत हाई टेम्परेचर है वो एंजाइम्स की प्रोटीन्स के डीनेचर कर देता है, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर अफेक्ट होती है एंजाइम्स की, और एंजाइम्स का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है। ठीक हो गया। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है इज़ द टेम्परेचर एट विच एंजाइम एग्जिबिट्स मैक्सिमम एक्टिविटी। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज बियॉन्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, चेंजेस इन द एंजाइम्स टर्शरी स्ट्रक्चर अकर इन एक्टिवेटिंग एंड डीनेचरेटिंग इट। यानी कि जब टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ जाता है तो एंजाइम्स की जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है, और जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाता है और इनएक्टिवेट हो जाता है। जैसे फीवर होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो एंजाइम्स जो है, हमारे जो एंजाइम्स की प्रोटीन्स होती हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाती हैं, और हमारे एंजाइम्स जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। लिटिल एक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एट लो टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है तब भी एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ये ग्राफ देखें कि स्टार्ट में जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आया, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, जैसे 40 डिग्री पर दिखाया हुआ यहाँ पे कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर के एंजाइम्स का जो एक्टिविटी है, जो रिएक्शन है वो मैक्सिमम हो गया। उसके बाद जो टेम्परेचर अगर मज़ीद बढ़ता है तो एंजाइम्स की एक्टिविटी और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है पीएच। पीएच का भी सेम यही केस है जैसे कि टेम्परेचर का केस है, कि ऑप्टिमम पीएच होती है वो पीएच होती है जिस पर एंजाइम्स का जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होता है। ऑप्टिमम पीएच इज़ द पीएच एट विच द एंजाइम एग्जिबिट मैक्सिमम एक्टिविटी। मोस्ट एंजाइम्स आर एक्टिव ओवर अ वेरी नैरो पीएच रेंज। मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं उनकी जो ऑप्टिमम पीएच रेंज होती है, जो एक्टिव होती है वो जिस पीएच में, वो रेंज बहुत नैरो होती है, मतलब उस स्पेसिफिक रेंज से कम या ज़्यादा पीएच पर एंजाइम्स फंक्शन नहीं करते। प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स आर प्रॉपरली मेंटेन्ड। अब उस जो स्पेसिफिक पीएच होती है, ऑप्टिमम पीएच, उस पर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रॉपर मेंटेन होते हैं, प्रॉपर फंक्शन करते हैं। स्मॉल चेंजेस इन द पीएच कैन रिजल्ट इन एंजाइम्स डीनेचरेशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। अगर पीएच में कोई थोड़ा सा भी चेंज होता है, जो उनकी जो पीएच रेंज है और नॉर्मल पीएच रेंज उससे थोड़ा सी भी पीएच कम या ज़्यादा होती है तो एंजाइम्स जो है वो डीनेचरेशन होना शुरू हो जाती है, उनका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। ईच एंजाइम हैज़ इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिमम पीएच विच यूजुअली फॉल्स विद इन फिजियोलॉजिकल पीएच रेंज। नॉर्मली जो होती है, जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो हमारी जो फिजियोलॉजिकल पीएच होती है, बॉडी की नॉर्मल पीएच, उसी रेंज में आ जाती है, और ये होती है 7.0 से 7.5 तक। नेक्स्ट आ जाती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एक्सेप्शंस। कुछ जो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो एक्सेप्शंस इस तरह से हैं पीएच के हिसाब से कि कुछ जो है वो बहुत अल्कलाइन पीएच में वर्क करते हैं, कुछ बहुत एसिडिक पीएच में वर्क करते हैं, मतलब इसमें जो फिजियोलॉजिकल पीएच की रेंज में नहीं आते। जैसे पेप्सिन एंजाइम है स्टमक का, वो एसिडिक जो है एनवायरनमेंट में काम करता है, उसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो 2 होती है। और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो जो अल्कलाइन पीएच में काम करता है 8 की पीएच पर। यहाँ पे नीचे पीएच है और इधर एंजाइम एक्टिविटी है। जैसे जैसे पीएच बढ़ रही है, ऑप्टिमम पीएच पर जाकर एंजाइम एक्टिविटी ऑप्टिमम हो गई है, मैक्सिमम एक्टिविटी है, और फिर जब पीएच चेंज होगी तो एंजाइम्स का जो एक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या होगा कि इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट एंड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, द रिएक्शन रेट इंक्रीजेज until a saturation point is met। अब क्या है कि आपके पास जो है वो 5 एंजाइम्स हैं और आप जो है इधर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ली है, पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपने उसको सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट आएगा
जहाँ पे सैचुरेशन हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम्स आपके पास 5 है तो वो 5 सबस्ट्रेट के ऊपर ही एक्ट करेंगे ना। अगर आप 5 से ज़्यादा सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं तो आपको उस सबस्ट्रेट बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एंजाइम्स की जो कंसनट्रेशन है वो स्पेसिफिक है। तो सब एंजाइम्स जो हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो एट द सैचुरेशन द रिएक्शन रेट जो है वो स्टे सेम इवन इफ़ द सबस्ट्रेट इट इज़ इंक्रीज। जैसे अगर हमारी जो सैचुरेशन है वो 5 पर आ गई है, तो अगर 5 के बाद भी आप सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन बढ़ाते हैं तो आपका रिएक्शन रेट जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि आपके पास तो एंजाइम्स जो है वो सारे जो है वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं। At saturation point, substrate molecules are bound to all available active sites of the enzyme molecules. एट सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स सारे के सारे जो है वो जितने भी अवेलेबल एंजाइम्स होते हैं उनके एक्टिव साइट्स पर बाइंड हो चुके होते हैं। रिएक्शन टेक प्लेस एट द एक्टिव साइट इफ दे आर ऑल एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड द रिएक्शन इज गोइंग एट इट्स मैक्सिमम रेट। मतलब रिएक्शन जो होता है एंजाइम का वो उसकी एक्टिव साइट पर होता है, तो होगा क्या कि जब सारी एक्टिव साइट्स ही ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो फिर आगे फर्दर क्या रिएक्शन होगा। ईच एंजाइम मॉलिक्यूल इज़ वर्किंग एट इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। और यहाँ पे होता है कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रहे होते हैं। द इनकमिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स मस्ट वेट देयर टर्न। जो आने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं फिर उनको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है कि पहले वाले जो सबस्ट्रेट एंजाइम्स के साथ अटैच हो चुके हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर वहाँ से रिलीज़ हों, एंजाइम की कोई एक्टिव साइट फ्री होगी, तो फिर जो नए आने वाले सबस्ट्रेट हैं उनकी बारी आएगी, वो फिर एंजाइम के साथ अटैच होंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे देखिए कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाई है रिएक्शन रेट बढ़ना शुरू हो गया है, और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके जब सैचुरेशन अचीव हो जाएगी, सारे एंजाइम्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो फिर जो रिएक्शन रेट है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है एंजाइम कंसंट्रेशन। अब एंजाइम कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से अफेक्ट करती है। इफ़ द एंजाइम कंसंट्रेशन इफ़ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट एंड द एंजाइम कंसंट्रेशन इज इंक्रीज। अब आपने क्या करना है, रिवर्स कर लेना है पिछले के, जिनके पीछे हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाई, एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी थी। अब आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख के एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाना है। तो होगा क्या कि जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी सब जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ेगा। द ग्रेटर द एंजाइम कंसंट्रेशन द ग्रेटर द रिएक्शन, यानी कि जितना ज़्यादा एंजाइम्स आप डालेंगे उतना ही रिएक्शन जो है वो उसका रेट बढ़ता जाएगा। रूल ये है कि द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट। कि जो रिएक्शन होता है उसका रेट जो है वो हमेशा एंजाइम कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे आप, रिएक्शन रेट बढ़ेगा, एंजाइम कंसंट्रेशन कम करेंगे, रिएक्शन रेट कम हो जाएगा। इन अ लिविंग सेल द सबस्ट्रेट इज़ मच हायर देन द एंजाइम। और नॉर्मली क्या होता है कि हमारी लिविंग सेल में जो सबस्ट्रेट्स होते हैं वो एंजाइम कंसंट्रेशन से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि जैसे जैसे एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन की। एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, उसकी इनहिबिशन कैसे होती है। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन में कैसे वर्क करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम इनहिबिटर होता क्या है, अ सबस्ट्रेट दैट स्लोज डाउन और स्टॉप्स द नॉर्मल कैटालिटिक फंक्शन ऑफ एन एंजाइम बाय बाइंडिंग टू द एंजाइम। एंजाइम इनहिबिटर एक ऐसी सब्सटेंस होती है, एक ऐसी सबस्ट्रेट होता है जो एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाता है और उसके जो रिएक्शन होता है, उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको स्लो डाउन कर देता है। और इनहिबिटर जो एंजाइम इनहिबिशन होती है उसकी 3 टाइप्स होती हैं, रिवर्सिबल कम्पिटिटिव इनहिबिशन, रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन और इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इनको हम जो है इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं आगे। रिवर्सिबल कम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसमें क्या होता है, जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह से होता है, रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट को। इनहिबिटर कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब ये जो इनहिबिटर होता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये सबस्ट्रेट की तरह ही होता है बिल्कुल, और एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाता है। तो यानी कि ये सबस्ट्रेट और जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन में होते हैं इन एक्टिव साइट के लिए। तो जो इनमें से सक्सेसफुल रहता है वो एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाता है, और अगर जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये बाइंड हो जाता है सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ, तो फिर जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं हो पाएगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा।
If an inhibitor is bound to the active site, prevents the substrate molecule to access the active site. अगर जो इनहिबिटर है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर, वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड हो गया तो वो जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है उसको एक्टिव साइट पर पहुंचने नहीं देता। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि जो एंजाइम है वो एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। The binding of the competitive inhibitor to the active site is reversible process. अब ये जो competitive inhibition है इसकी जो बाइंडिंग है ये रिवर्सिबल है, यानी कि ये जो सबस्ट्रेट जो competitor बाइंड हो गया है वो वहाँ से अनबाउंड हो सकता है और वहाँ पे नॉर्मल सबस्ट्रेट आ सकता है। तो इसके लिए हमने करना क्या है कि इसको रिवर्स करने के लिए competitive inhibition को हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा देनी है। इससे क्या होगा कि जो हमारा कम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसकी अमाउंट कम होगी और जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होंगे कि जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड हो जाएगा एक्टिव साइट के साथ। द बाइंडिंग ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर टू द एक्टिव साइट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐड मच मोर सबस्ट्रेट टू आउट कम्पीट द कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पिटिटिव इनहिबिटर का मुकाबला करने के लिए आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। नेक्स्ट आ जाता है रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें क्या होता है कि जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ये सबस्ट्रेट्स के साथ रिजेंबल नहीं करता और ये उसके साथ कंपटीशन नहीं करता, बल्कि होता क्या है कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेज द एंजाइम एक्टिविटी बाइंडिंग टू अ साइट ऑन द एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर था वो सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट कर रहा था एक्टिव साइट के लिए और एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाता था और एंजाइम को जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर एक्टिविटी नहीं करने देता था। लेकिन जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है इसमें जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट के लिए कम्पीट नहीं करता, क्योंकि ये एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं होता बल्कि एक्टिव साइट के बजाय किसी और साइट पर बाइंड होकर एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो उसको चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट नहीं कर पाता। द नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर आल्टर्स द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम एंड द एक्टिव साइट। एंजाइम की टर्शियरी स्ट्रक्चर को आल्टर करता है, जिसकी वजह से उसकी जो एक्टिव साइट होती है वो भी चेंज हो जाती है और एंजाइम की एक्टिविटी जो है एज ए रिजल्ट कम हो जाती है। सबस्ट्रेट कैन नॉट फिट इनटू द एक्टिव साइट, क्योंकि वो एक्टिव साइट जो एंजाइम की टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसको आल्टर कर देते हैं, तो जो एंजाइम है वो उसकी जो एक्टिव साइट है उसकी शेप चेंज हो जाती है, वहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाता और प्रोसेस कैन बी रिवर्स ओनली बाय लोअरिंग द नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। हमने कहा कि जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं कि आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, लेकिन जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है इसको हम रिवर्स करेंगे जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसकी कंसंट्रेशन कम करके। थर्ड जो टाइप आ जाती है वो इरिवर्सिबल इनहिबिशन। मतलब ये अगर एक दफ़ा इनहिबिशन हो गई है इरिवर्सिबल तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, बस वो एंजाइम फिर गया। एन इरिवर्सिबल इनहिबिटर इनएक्टिवेट्स एन एंजाइम बाय बाइंडिंग टू इट्स एक्टिव साइट बाय अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है कि जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाता है नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। एक स्ट्रॉन्ग किस्म का कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जो कि टूट नहीं सकता और परमानेंटली जो है वो एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देता है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स डू नॉट रिजेंबल सबस्ट्रेट्स, और ये जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं इनकी सबस्ट्रेट के साथ कोई रिजेंबलेंस नहीं होती, ठीक है। जैसे उसकी होती है ना जो हमारा रिवर्सिबल कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल करता है और फिर कम्पीट करता है, लेकिन इरिवर्सिबल इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कोई रिजेंबलेंस नहीं रखते। एडिशन ऑफ एक्सेस सबस्ट्रेट डज नॉट रिवर्स दिस प्रोसेस। क्योंकि ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन है तो चाहे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा लें फिर भी ये जो है रिवर्स नहीं हो सकता। एक दफ़ा जो एंजाइम डीएक्टिवेट हो गया है कोवलेंट बॉन्ड के साथ जो है तो वो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, वो फिर परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एंजाइम्स के मेडिकल यूजेस। कहाँ कहाँ पर एंजाइम्स हमें हेल्प आउट करते हैं। एंजाइम्स कैन बी यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन डिजीज़। मुख्तलिफ डिजीज़ की ट्रीटमेंट में और डायग्नोज में बहुत एंजाइम्स हेल्पफुल होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो डिज़ीज़ का हमें पता कैसे चलता है, जब वहाँ पर कोई डिज़ीज़ होती है तो उस एरिया के जो एंजाइम्स हैं वो लीक आउट कर जाते हैं और वो हमें फ्री जो है नॉर्मल अगर हम कंडीशंस हो तो वो एंजाइम्स हमें उस एरिया से बाहर नहीं मिलते, लेकिन उस डिज़ीज़ की सूरत में वो लीक आउट हो जाते हैं तो वो बाहर के एरियाज़ में भी वो एंजाइम मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम या कोई डिजीज़ हुई है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इज़ नॉर्मली नॉट फाउंड इन हायर लेवल्स इन द ब्लड।
एज इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स। अब जो ये एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये सेल्स में बनता है, तो नॉर्मली जो है ये ब्लड में नहीं होता। लेकिन अगर ब्लड में मौजूद है लैक्टेट जो है ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज अगर ब्लड में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि कोई MI हुआ है, उसको हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो एंजाइम जो है वो सेल्स में से लीक आउट होके ब्लड में आ गया है। और दूसरा जो है देयर इज़ नो डायरेक्ट टेस्ट टू मेजर द यूरिया इन द ब्लड। अब ब्लड में यूरिया की जो कंसनट्रेशन हम लेते हैं उसको मेजर करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि जो यूरिएज एंजाइम होता है वो कन्वर्ट कर देता है यूरिया को अमोनिया में। तो हम फिर जो है ब्लड का अमोनिया लेवल चेक करते हैं। ठीक है, तो मतलब जो एंजाइम यूरिएज है वो हमें हेल्प आउट करता है ना ब्लड का जो यूरिया लेवल होता है उसको मेजर करने में। यूरियस कन्वर्ट्स यूरिया इनटू अमोनिया विच इज़ इजीली मेजर्ड एंड इज़ यूज्ड एज यूरिया इंडिकेटर। अब जब हम अमोनिया को फाइंड आउट करते हैं तो अमोनिया का जो कंसनट्रेशन होता है वो हमें जो है यूरिया के इंडिकेटर के तौर पे एक्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज़ यूज्ड टू मेजर किडनी फंक्शन। इसलिए हम जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जब हम मेजर करते हैं यूरिया की कंसनट्रेशन हमें पता चल जाती है। ये हम किडनी फंक्शन को असेस करने के लिए टेस्ट करवाते हैं। हाई यूरिया लेवल्स इन द ब्लड इंडिकेट किडनी मैल फंक्शन। और अगर ये जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है हाई आ रहा है, इसका मतलब है कि किडनी जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे। यहाँ तक एंजाइम्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एंजाइम्स का जो है हमने 2 लेक्चर्स में इसको कवर किया है सारा। और यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन हैं तो आप पूछ लीजिएगा।